दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 3 इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में। हम लोग चैप्टर्स पढ़ रहे हैं सीरियल वाइज। अगर आपने शुरुआत की वीडियोस नहीं चेकआउट की हैं तो पहले उसको चेकआउट कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं अर्थ के इंटीरियर में क्या चीज़ है, का इंटीरियर बना है कैसे। अर्थ जो है, अर्थ के इंटीरियर में क्या क्या चीज़ें हैं। क्रस्ट, मेंटल कोर, जो कि हम लोग शुरुआती क्लासेस में पढ़े हैं। 3 भाग में अर्थ के इंटीरियर्स को बांटा गया है। इसके सोर्सेस क्या है, इन चीज़ों पर बात करेंगे। कैसे इन चीज़ों को पता चला कि 3 भाग में अर्थ होनी चाहिए, क्यों नहीं 1 भाग में बांट दिया गया। सिंपल सा नहीं, 3 भाग में बांटा गया है इसीलिए क्योंकि इसके सोर्सेस हम लोगों को मालूम है। भले ही वहां तक कोई नहीं गया, अर्थ के इंटीरियर में कोई नहीं गया। मिनिमम मैक्सिमम जो है हम लोग सिर्फ 10 या 12 किलोमीटर अंदर गए हैं अपने जमीन के। बट फिर भी हम लोगों को इंटीरियर के बारे में जानकारी है और उसके सोर्सेस आगे हम लोग डिफाइन करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, 9 बाय 9 पढ़ते हैं। जैसा कि फोटोग्राफ इमेज में देखा होगा वोल्केनिक इरप्शन के बारे में। तो वोल्केनिक इरप्शन में क्या होता है, लावा निकलता है। लावा क्या है, लावा भी तो एक हमारे इंटीरियर का पार्ट है, अर्थ के अंदर ही पाया जाता है, इसी वजह से निकलता है। इंटीरियर ऑफ अर्थ के कई सारे सोर्सेज हैं, हालांकि वहां तक कोई नहीं गया। बट 2 सोर्सेज हैं, कुछ हैं डायरेक्ट सोर्सेज, कुछ हैं इनडायरेक्ट सोर्सेज। तो इन चीज़ों पे बात करेंगे। बताया जा रहा है कि जो ये जो प्रोसेस है ये एक्सोजेनिक भी है, एंडोजेनिक भी। बताया गया है कि जो अर्थ की जो हमारी जमीन है, अर्थ का जो लैंडस्केप है, ये 2 प्रोसेस से मिलकर बना है। एक है एक्सोजेनिक, एक है एंडोजेनिक। तो एक्सोजेनिक क्या होता है, एक्सोजेनिक होता है जो हमारे अर्थ के एक्सटर्नल फोर्स होते हैं। इसको आप इस तरीके से याद रखिए, एक्सो मीन्स एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स मीन्स जैसे वेदरिंग हो गया, मौसम का चेंज होना, और भी जितने फोर्सेस होते हैं, आंधी तूफान हो गया, साइक्लोन आता है, तो ये जितने भी फोर्सेस होते हैं ये एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। अब आता है एंडोजेनिक। एंडोजेनिक मीन्स होता है इंटरनल फोर्सेस। अब ये इंटरनल फोर्सेस क्या होते हैं, जो इंटरनली हीट डेवलप होती है हमारी कोर से। जैसे कि मालूम है हमारे अर्थ के अंदर मैग्मा होता है, तो मैग्मा से जो हीट डेवलप होती है वो एक एंडोजेनिक प्रोसेस है। तो जो हमारी क्रस्ट बनी यानी लैंडस्केप जो बनी हुई है वो इन दोनों प्रोसेस से मिलकर बनी हुई है, यही बात कही गई। आगे बात करते हैं। आगे बताया गया है कि जो कि हमारे जब सुनामी आती है तो हमारी जो अर्थ है क्यों शेक करती है, इसके लिए हमें आगे पढ़ना पड़ेगा। और जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ रखा है कि अर्थ किस किस मटेरियल से बनी है, किस तरीके से बनी हुई है, इन चीज़ों को हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है कि क्रस्ट और कोर कैसे फॉर्म हुए हैं, किस तरीके से लेयर्स डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं क्रस्ट और कोर की। तो इन चीज़ों को हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ रखा है। आइए आगे बात करते हैं। सोर्स इन्फॉर्मेशन अबाउट इंटीरियर। तो सोर्सेज क्या है, तो अर्थ का जो रेडियस है वो है 6370 किलोमीटर। यानी कि ये जो अर्थ है, कोर से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, हमारे लैंड तक की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस की बात की गई है, वो है रेडियस। उस रेडियस की डिस्टेंस ये बताई गई। कोई भी सेंटर तक नहीं पहुंचा है, बट कई सारे सोर्सेज हैं जिसके कारण हम लोग अर्थ को जानते हैं, अर्थ के इंटीरियर को जानते हैं। और ये सब जो बेस्ड है वो है एस्टिमेट, यानी हम लोगों ने इसको इन्फ्रेंस किया है, इसको समझा है इस तरीके से। तो आइए आगे बात करते हैं डायरेक्ट सोर्सेज क्या क्या है अर्थ के। अर्थ की जो मोस्टली जो डायरेक्ट सोर्स है, पहला तो हम लोग ने माइनिंग से जाना। जो हम लोग अर्थ के नीचे जाके माइनिंग्स करते हैं, अर्थ के अंदर खुदाई करते हैं, नीचे की मिट्टी जानते हैं। तो जो नीचे की जो मिट्टी होती है, जो हम लोगों का सैंड निकलता है, उसको जब हम लोग ने लैब में चेक किया तो कुछ जानकारी उससे हम लोगों को मिली। गोल्ड माइन्स जो बनी थी, जो मैक्सिमम अफ्रीका में 3 से 4 किलोमीटर तक अंदर है, उसकी जो मिट्टी हम लोगों ने जांच की। और ये हम लोगों ने जाना कि नीचे जाते जाते जो है टेम्परेचर का राइज हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर राइज होना तो एक इनडायरेक्ट सोर्स है, ये हम लोगों ने इन्फर किया। डायरेक्ट सोर्स की बात करते हैं। पहला हो गया कोल माइन। और कई सारे साइंटिस्टों ने प्रोजेक्ट भी चलाया, जैसे डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, जो कि कोला जो कि यूएसएसआर में है, आर्कटिक ओशन के अंदर। वहाँ पे कई सारे प्रोजेक्ट चले और यहाँ मैक्सिमम 12 किलोमीटर तक साइंटिस्ट अंदर गया समुद्र के अंदर से। क्योंकि समुद्र की जो लैंड है वहाँ से जब आप अंदर जाते हो तो आसानी से वहाँ पे ड्रिलिंग होती है और कई सारे चांसेस होते हैं ऑयल निकलने के। इस वजह से वहाँ से ड्रिलिंग की गई। ये सब प्रोजेक्ट वहाँ इसीलिए चलाए गए, इसके बेनिफिट भी थे। और जो थर्ड जो हमें सोर्स मिला वो मिला वॉल्केनिक इरप्शन, जिसकी हम लोगों ने बात शुरुआत में की थी कि जहाँ से मैग्मा निकलता है, वो एक बहुत बड़ा सोर्स है। ये बताता है कि अर्थ के इंटीरियर में क्या चीज़ें हैं। आइए बात करते हैं एक्ट है। इनडायरेक्ट सोर्सेज जो है वो सोर्सेज होते हैं जो हम लोग डायरेक्ट सोर्स से इन्फर करते हैं। हम लोगों ने डायरेक्ट सोर्सेज जान लिया। इनडायरेक्ट सोर्स, इससे जब हम लोग इन्फर करते हैं, इसी के जब हम लोग जांच करते हैं, इसी का एनालिसिस करते हैं जब, तो इनडायरेक्ट सोर्सेज, उसको हम लोग इनडायरेक्ट सोर्सेज कहते हैं। तो एनालिसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसी चीज़ को इनडायरेक्ट सोर्सेज कहते हैं। तो बात करते हैं पहला माइनिंग एक्टिविटी से। तो माइनिंग एक्टिविटी से हम लोग ने ये जाना कि टेम्परेचर और प्रेशर का इंक्रीज होता है जैसे जैसे हम लोग अर्थ के अंदर जाते रहते हैं। सपोज करिए ये अर्थ है, ये अर्थ का मैटर है। जैसे जैसे आप इसमें अंदर जाएंगे तो यहाँ पे जो कोर है ये तो एकदम लावा है और यहाँ हीट डेवलप हो रही है। तो हीट जो है, जैसे जैसे आप लोग नीचे जाएंगे, हीट के पास आप जा रहे हैं तो टेम्परेचर जो है राइज हो जाएगा, टेम्परेचर राइज हो जाएगा और प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा।
तो पहला इनडायरेक्ट सोर्स तो ये हो गया। अब दूसरी बात करते हैं कि कैसे हम लोग जाने थिकनेस कितनी है अर्थ की। तो ये चीज़ हम लोग ने जानी कि जो डिटेल्स है, तो हम लोगों ने तो ये सब समझ लिया कि टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ता है, और साथ साथ एक चीज़ और भी बढ़ती है, वो होती है डेंसिटी ऑफ मटेरियल। डेंसिटी ऑफ मटेरियल भी बढ़ता है जैसे जैसे हम लोग दफ्तर में अंदर पढ़ते हैं, आगे की ओर पढ़ते हैं। तो इन चीज़ों को हम लोग आगे के चैप्टर में और अच्छे से पढ़ेंगे। अब जो दूसरा सेकंड सोर्स है वो है मेट्रॉइड्स। मेट्रॉइड्स आप लोग सोच रहे हैं मेट्रॉइड कैसा हो सकता है, तो आपको शुरुआत की जो हम लोग इसके सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोग ने बताया था आपको, हमने बताया था आपको कि जो मेट्रॉइड्स होते हैं वो भी उसी प्रकार से बने जिस प्रकार से अर्थ बने। हम लोग ने नेबुला की बात की थी। नेबुला एक जगह इकट्ठा होता है, तो नेबुला जब इकट्ठा होता है तो उसी तरीके से वो जो प्रोसेस है अर्थ के बनने का, पहले बिग बैंग होता है, उसके बाद फिर नेबुला कलेक्ट होता है। तो जो प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ा था, जिस तरीके से अर्थ बना, तो जितने मेट्रॉइड थे उन्हीं से मिलकर ही एक बड़ा प्लेनेट बना था। तो जो चीज़ें नहीं मिल पाई वो मेट्रॉइड्स के फॉर्म में आज भी स्पेस में तैर रही। तो साइंटिस्टों का भी ये मानना है, और ये चीज़ साबित भी हुई है कि जो अर्थ के अंदर का पार्ट है वो इंटीरियर नहीं है अर्थ का, मगर कि वो जानकारी हमें पूरी देता है कि अर्थ के इंटीरियर में कैसी चीज़ें पाई जाती है। आइए आगे समझते हैं। अब जो थर्ड जो सोर्स है उसका आगे है, वो जो है वो है हमारे ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स जो है हमारे अर्थ के भले ही अलग अलग जगह, जैसे हमारा अर्थ है, अर्थ का जो पोल होगा वहाँ पे जो ग्रेविटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, बट जो इक्वेटर है, इक्वेटर मीन जो बीच का इधर का पार्ट है, इक्वेटर में ग्रेविटी काफ़ी कम है। तो ये चीज़ साबित कर रही है कि अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में डिफरेंट डिफरेंट ग्रेविटी है। ग्रेविटी जो है चेंज हो रही है अलग अलग पोजीशन पे, भले ही वो डिस्टेंस के कारण हो रही है बट चेंज तो हो रही है ना। तो ये भी एक इंटीरियर की चीज़ें बताती है हम। इससे भी साइंटिस्ट ने कहा कि ये भी एक बहुत बड़ा सोर्स है, ग्रेविटी भी, ग्रेविटेशन फोर्स भी एक बहुत बड़ा सोर्स है हमारे इंटीरियर को जानने का। क्योंकि ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो अलग अलग मास और मटेरियल में चेंज होती है, और ये अर्थ में जो मटेरियल है उससे इन्फ्लुएंस होती है। अर्थ के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, उस चीज़ें से ग्रेविटी की वैल्यू चेंज हो रही है, यहाँ पे कुछ यहाँ पे कुछ, तो इस वजह से भी चेंज हो रही है। तो इसको भी साइंटिस्ट ने एक सोर्स की तरह माना। और फोर्थ जो चीज़ मानी गई वो है मैग्नेटिक सर्वे। साइंटिस्टों ने ये कहा कि जो मैग्नेटिक जो सर्वे है, जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं, आपने देखा होगा मैग्नेट जो होता है उसमें दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल होता है। जो मैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो नॉर्थ से कंप्लीट होकर साउथ में वापस आती हैं, इस तरीके से मैग्नेटिक वेव्स चलते हैं। तो जो मैग्नेटिक वेव्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी एक बहुत बड़ा सोर्स है। और जो पांचवी चीज जो बताई वो बताई कि सेस्मिक एक्टिविटी। सेस्मिक एक्टिविटी वो होती है जो अर्थक्वेक परफॉर्म करते हैं, किस तरीके से हमारा अर्थक्वेक आता है। सेस्मिक एक्टिविटी उसी को कहते हैं, जो जिस वेव से आता है उसको रीड करने को ही उसको ही सेस्मिक वेव कहा जाता है। तो सेस्मिक एक्टिविटी को ही कहा गया है यहाँ पे। तो आइए बात करते हैं अर्थक्वेक के बारे में। जो अर्थक्वेक है वो एक प्रकार का रिलीज ऑफ एनर्जी है। रिलीज ऑफ एनर्जी क्यों कहा गया? रिलीज ऑफ एनर्जी ये आपने ये जाना है कि जो अर्थ है उसमें 3 पार्ट होते हैं, यहाँ से 3 पार्ट होते हैं। कोर जो है वो हमारा लावा से बना हुआ है एकदम, और यहाँ से हीट निकलती रहती है लगातार लगातार हीट निकलती रहती है। जैसे आप वोल्केनिक इरप्शन भी देखते हैं, तो वो भी समय समय पर वोल्केनो जो होता है वो, कई वोल्केनो ऐसे होते हैं जो ब्लास्ट होते हैं, कई होते हैं जो कुछ नहीं होता है यहाँ पे। तो ये चीज़ें बताई गई कि जो अर्थ के नीचे से जो हीट निकलती है उससे जो हमारी प्लेट्स है, टेक्टोनिक प्लेट्स, अगर आपने छोटी क्लासेस में जो एनसीईआरटी पढ़ी होंगी तो वहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स का जिक्र आया होगा जो कि लिथोस्फीयर में पाई जाती है। तो आपने ये जाना होगा कि जो अर्थ है वो हमारी अलग अलग प्लेट से बनी हुई है, हर जगह एक अलग अलग प्लेट से। और जब हीट निकलती है तो ये प्लेट्स के जो कॉर्नर्स होते हैं, जो भी कॉर्नर्स होते हैं, वहाँ पे हलचल होती है थोड़ी बहुत। ये कभी 2 प्लेट्स पास में आ जाती हैं, कई बार 2 प्लेट्स आपस में दूर हो जाती हैं, और तीसरी भी कंडीशन होती है। तो ये चीज़ आपने पढ़ी होगी छोटी क्लासेस में, उसी चीज़ को बताया गया है कि जो पूछा गया है अर्थ शेक क्यों करते हैं, उसके बारे में यही कहा गया। जो रॉक्स है, जो फॉल्ट्स हैं, बेसिकली हमारी प्लेट्स के जो फॉल्ट्स हैं, प्लेट्स का जो कॉर्नर होता है यहाँ पे जॉइंट्स, बेसिकली जॉइंट्स में जब प्रेशर लगता है तो जॉइंट्स या तो दूर होते हैं या तो पास होते हैं या तो चढ़ जाते हैं। तो जो तीनों टाइप होता है उसी के बारे में बात की गई कि अर्थ क्यों शेक करती है, क्योंकि यहाँ पे जॉइंट्स में जब प्रेशर लगता है तो उससे अर्थ शेक होती है। आगे बात करते हैं। यहाँ पे बताया गया है जो फोकस है, फोकस किसे कहते हैं? फोकस जिस पॉइंट से वेव्स उठती हैं उस पॉइंट को, जैसे अर्थ के नीचे से वेव उठी, ये हमारा लैंड है, लैंड का पार्ट है, क्रस्ट का पार्ट है, यहाँ से वेव, ये है फोकस। फोकस भी कह सकते हैं, इसे आप हाइपोसेंटर भी कह सकते हैं, ये दोनों चीजें। एपीसेंटर किसे कहते हैं? यहाँ पे जिस पॉइंट पे वेव्स ऊपर उठी है, तो लैंड का जो पॉइंट है उसे एपीसेंटर कहा जाता है।
तो ये चीज़ हो गई एपिसेंटर। तो इन्हीं चीज़ों की बात की गई। अब बात करते हैं अर्थक्वेक वेव्स के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो लिथोस्फीयर होता है, हम लोग ने सेकंड चैप्टर में बात की थी लिथोस्फीयर के बारे में। लिथोस्फीयर जो होता है वो उसकी जो डेप्थ होती है वो 200 किलोमीटर तक की होती है, यानी क्रस्ट के अंदर सिर्फ 200 किलोमीटर तक लिथोस्फीयर पाया जाता है। जो हमारे इंटीरियर ऑफ द अर्थ है उसके 200 किलोमीटर तक लिथोस्फीयर पाया जाता है। और जो रेडियस होती है वो 6000 समथिंग होती है, जो कि अभी आपने ऊपर पढ़ा था। तो जो लिथोस्फीयर होता है उसमें ही नेचुरली जो होता है अर्थक्वेक आता है। जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है अर्थक्वेक, उसे कहते हैं सेस्मोग्राफ। तो सेस्मोग्राफी वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे वेव्स को रिकॉर्ड किया जाता है और उसे मेजर किया जाता है। और बताया कि अर्थक्वेक की जो वेव्स होती हैं वो बेसिकली दो प्रकार की होती हैं, एक होती है बॉडी वेव्स, एक होती है सरफेस वेव्स। तो बॉडी वेव्स क्या होती है? सपोज करिए ये हमारा लैंड है, ये फोकस पॉइंट है, यहाँ से वेव्स उठी और ये ऐसे ऐसे फैलना शुरू हुई। तो ये जितना भी बॉडी में ट्रेवल की इसको कहते हैं बॉडी वेव्स। ये जो बॉडी में ट्रेवल करते हैं इसको कहा गया बॉडी वेव्स। ये बॉडी में जहाँ जहाँ ट्रेवल की, बट जब ये यहाँ पे आके रॉक से टकराती हैं और रॉक में फैलना शुरू होती है, इसे कहा गया सरफेस वेव्स। जब ये सरफेस पे आके किसी चीज से टकराती है और सरफेस पे फैलना शुरू हो जाता है तो उसे सरफेस वेव कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। आगे बताया गया कि जो वेलोसिटी है वेव की वो चेंज होती रहती है अलग अलग मटीरियल में। तो वेव को पढ़ने का बेसिक रीजन, जो मेन रीजन था वो ये था, हम लोग को जाना था अर्थ के इंटीरियर के बारे में। तो हम लोग ने जब ये जाना, जो अर्थ है, जब यहाँ वेव होती है तो जो वेव्स होती है वो नीचे की ओर भी जाती है, ऊपर की ओर भी जाती है। जो नीचे की ओर जाती है तो अंदर क्या है, जो वेव कुछ जगह तो वेव्स जाती हैं, कुछ जगह वेव्स होता है रिफ्लेक्ट कर जाती हैं, स्पीड धीमे हो जाती है। तो मेन रीजन इंटीरियर जाना था, इस वजह से हम लोग ने वेव को पढ़ा। तो वही बात कही गई कि जो वेलोसिटी है इंटीरियर में जब अंदर जाती है वेव, क्योंकि मटीरियल अंदर अलग है इस वजह से वेलोसिटी अलग अलग होती है, अलग अलग डेंसिटी में। तो जहाँ पे मटीरियल डेंसर है, घनत्व ज़्यादा है, वहाँ पे वेलोसिटी हाई होती है। आगे बात करते हैं। आगे बताया गया कि जो डायरेक्शन है वो चेंज होती रहती है, जस्ट लाइक अ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्टर। तो व्हेन कमिंग अक्रॉस मटीरियल, अलग अलग डेंसिटी में इस वेव की जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है वो हम लोग बताएंगे आगे। फिगर बना हुआ है जिसके बारे में देख के हम लोग बात करेंगे, उससे चेंज होता है। अब बात करते हैं दो प्रकार, हमने बात करा दो वेव्स होती है, एक होती है बॉडी वेव, एक होती है सरफेस वेव, एक होती है बॉडी वेव। और बॉडी वेव भी दो प्रकार की है, एक होती है प्राइमरी वेव, एक होती है सेकेंडरी वेव, जिसे हम लोग कहते हैं पी वेव और एस वेव। आप लोग सोच रहे होंगे ये नाम क्यों ऐसा दिया गया? तो इसका रीजन ये है कि जो शुरुआत में जब अर्थक्वेक की वेव्स उठती हैं, जो शुरुआती वेव्स होती हैं उसको प्राइमरी वेव कहा गया है। उसके बाद जब वेव्स उठती हैं उसको सेकेंडरी वेव कहा गया। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, और उसके बाद जाकर जब वो रिफ्लेक्ट करता है सरफेस पे, तो जो सरफेस पे रिफ्लेक्शन होता है उसको सरफेस वेव कहा गया। आगे बात करते हैं। आगे बताया गया दो प्रकार की वेव होती है, ये चीज़ हम लोग ने जान ली। जो पी वेव है, जो प्राइमरी वेव है, वो सबसे फास्टेस्ट वेव होती है, सबसे फास्टेस्ट वेव होती है, और ये सारे मटीरियल में जाती है, सारे मटीरियल में। बट ये जो सेकेंडरी वेव होती है ये सिर्फ सॉलिड में वर्क करती है। एज फॉर सॉलिड, एज फॉर सेकेंडरी, ये सिर्फ सॉलिड में जाती है। तो ये सबसे बड़ा मेन डिफरेंस है, यहाँ पे लिखी हुई है। जो पी वेव होती है वो बिल्कुल सिमिलर होती है साउंड वेव के, और वो सारे मटेरियल में जाती है, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों मटेरियल में। बट जो एस वेव होती है वो सिर्फ सरफेस पे जाती है, सरफेस पे होती है। प्राइमरी वेव के बारे में हम लोग ने बात की कि ये सारे मटेरियल में जाती है, बट जो एस वेव होती है वो सॉलिड में ही जाती है। ये चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, यही चीज़ लिखी हुई है। जो एस वेव होती है वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड मटेरियल में जाती है। और इसके बारे में ये कहा गया कि इसी की वजह से, सिर्फ एस वेव की वजह से हमें पता चला है कि जो अर्थ के इंटीरियर में सॉलिड पार्ट नहीं है, लिक्विड पार्ट है, कोर जो होता है अर्थ का, जैसे हम लोग वॉल्केनो भी में देखते हैं। एज एन एग्जाम्पल बता रहे हैं कि वॉल्केनो में देखते हैं कि जो मैग्मा होता है वो बाहर आता है। तो ये बताता है कि अर्थ के इंटीरियर में एक लिक्विड पार्ट भरा हुआ है जो वॉल्केनो के थ्रू बाहर आता रहता है जब एनर्जी रिलीज होती है। तो वही बात कही कि जो एस वेव है ये इस बात को प्रूव भी करती है और इस बात की जानकारी भी देती है कि अर्थ के अंदर जो है वो कोई सॉलिड पार्ट नहीं है। एस वेव क्योंकि सॉलिड में ही ट्रेवल करती है, और एस वेव इंटीरियर ऑफ द अर्थ में ज़्यादा अंदर नहीं जाती है, सिर्फ क्रस्ट और हाफ मेंटल तक ही, अपर मेंटल तक ही जाती है, उसके बाद नहीं जाती है। आगे बात करते हैं। आगे बात करने से पहले इस फिगर को आप लोग देखिए। यहाँ पे आइए दोस्तों, एनसीईआरटी पेज नंबर 24। यहाँ पे फिगर बना हुआ है जो बताता है पी वेव जो होती है वो सारे डायरेक्शन, सपोज करिए अर्थ के इंटीरियर में यहाँ पे कोई फोकस पॉइंट है और यहाँ से अर्थ शुरू होता है। तो ये जो वेव्स होती हैं वो हर जगह इतनी जगह फैलेगी, और जो अर्थ के इंटीरियर है वहाँ पे भी जाएगी। बट ये जो एंगल चेंज होता है इसी को रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कहा गया। यहाँ पे जो मीडियम जब चेंज होता है तो उसको रिफ्रैक्शन कहा गया। अगर आप लोग साइंस के स्टूडेंट होंगे, साइंस की आपने पढ़ा होगा अच्छे से, तो आपने रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। तो जब मटेरियल चेंज होता है तो वो रिफ्रैक्शन कहलाता है। तो वही बात कही गई कि अर्थ का कोर क्योंकि सॉलिड नहीं है, इट इज़ नॉट अ सॉलिड, इट इज़ टाइप ऑफ लिक्विड, क्योंकि एक मैग्मा जो होता है वो हमारे कोर में होता है।
इसी बात को कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। और यहाँ पे देखिए जब वो पार कर जाती है पी वेव, तो यहाँ से फिर से रिफ्रैक्शन होता है, ये एक एंगल बन रहा है। आप एनसीईआरटी देखेंगे तो वहाँ पे आप नोटिस करेंगे इस चीज़ को। और ये जो है शैडो जोन है, शैडो जोन वो जोन है जहाँ पे अर्थक्वेक का कोई इफेक्ट नहीं आता है, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है। पहले इस फिगर को समझ लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे। और दूसरी बात कही गई, ये एस वेव की जो एस वेव होती है वो सिर्फ सॉलिड में ही ट्रैवल करती है, जैसा कि बताया गया। एस मीन्स आपकी कोर के अंदर नहीं जाती। एस वेव का जो शैडो जोन होता है वो बहुत ज़्यादा वाइड होता है, बट जो पी वेव का शैडो जोन है वो बहुत कम होता है, क्योंकि रिफ्लेक्शन के कारण वो कुछ एरिया में टिल्ट हो जाती है जो वेव होती है। इस वजह से शैडो जोन काफ़ी छोटा है। बट एस वेव को आप नोटिस करेंगे, इसका ये पूरा शैडो जोन है, मतलब जो इस एरिया में रह रहा होगा उसे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ये एक अर्थ का ग्लोब आप मान के चलिए, और इसे आप मान सकते हैं, ऐसा नहीं कोई भी पॉइंट मान सकते हैं। इस तरीके से समझाने के लिए कहा गया। अब आगे बढ़ते हैं, वहाँ पे क्या लिखा हुआ था उसको आगे पढ़ना क्या है। जो डायरेक्शन ऑफ द वेव्स है उसको हम लोग ने रिकॉर्ड करते हैं सेस्मोग्राफ से। सेस्मोग्राफ से ही हम लोग इस वेव को रिकॉर्ड करते हैं। और ये सब वेव्स बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं, जिससे रॉक्स का डिस्प्लेसमेंट होता है और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। वो हम लोग इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक के बारे में आगे पढ़ेंगे। प्रोपोगेशन ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक फैलती कैसे है तो हम लोग बात कर लेते हैं। जो अर्थक्वेक होती है वो जब वाइब्रेशन होता है, तो अर्थक्वेक के बारे में ये बताया गया है, जो पी वेव होती है वो पैरेलली वाइब्रेट करती है इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव। बट जो एस वेव है वो परपेंडिकुलरली डायरेक्शन करती है। वो किस तरीके से, थोड़ा सा इस फिगर को आप देखिएगा, उससे आप समझ में आएगा। ये देखिए, परपेंडिकुलरली डायरेक्शन करती है। एस वेव इज परपेंडिकुलर टू द वेव ऑफ डायरेक्शन इन द वर्टिकल प्लेन। तो इसको आप इस तरीके से देखिए कि कुछ उस प्रकार से मूव करती है इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में एकदम आप इस तरीके से सपोज करके चलिए, जैसे ये हमारी अर्थ है और ये जो वेव है बिल्कुल सीधे एकदम पैरेलल डायरेक्शन में मूव करती है वेव के। बट जो एस वेव होती है ना, वो ऐसे परपेंडिकुलर, बिल्कुल यहाँ से भी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करती है। तो कुछ आप इस प्रकार समझिए, ऐसे ऐसे थोड़ा सा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस तरीके से सी पैटर्न बनाते हुए मूव करके चलती है एस वेव। और कुछ इसी प्रकार से सरफेस वेव भी मूव करती है। जब आप सरफेस वेव को देखेंगे, जो आपकी सरफेस पे चलती है, वो भी एस वेव की तरह ही बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं उसमें। अब बात करते हैं इमरजेंस ऑफ शैडो जोन के बारे में। शैडो जोन कैसे बनता है, तो जैसा कि हमने बताया, शैडो जोन जो होता है जहाँ पे अर्थ की नहीं पहुँचती है उसको शैडो जोन कहते हैं। जहाँ पे अर्थ पे जहाँ पर अर्थक्वेक वेव्स नहीं पहुँचती हैं वहाँ उस जोन को शैडो जोन कहा जाता है। जैसा कि हम लोग ने अभी फिगर में डिस्कस किया, पर फिर से डिस्कस कर लेते हैं। आप यहाँ पे इस फिगर को देखिए, ये जो एरिया यहाँ पे अर्थक्वेक वेव नहीं पहुंची, इस एरिया को शैडो जोन कहा गया। जिस एरिया में नहीं पहुंचती उस एरिया को शैडो जोन कहा जाता है। ये पी वेव का शैडो जोन है। इसके नीचे जो फिगर है ये एस वेव का शैडो जोन है, 105 डिग्री से 105 डिग्री तक। और जो पी वेव का शैडो जोन है वो 105 डिग्री से 145 डिग्री तक है। कि जहाँ से स्टार्टिंग होती है अर्थक्वेक की, वहाँ से, उस पॉइंट से। तो आइए आगे। तो यहाँ पे भी यही बात की गई है कि जो शैडो जोन होता है वो जहाँ पे उस एरिया पे लोकेट होता है जहाँ पे अर्थक्वेक नहीं पहुँचती है बेसिकली, और इस एरिया को शैडो जोन कहा जाता है। और जैसा कि ये फिगर में हमने आपको दिखाया, और यहाँ पता है कि जो डिस्टेंस है वो 105 डिग्री तक है, और ये एस वेव में 145 डिग्री के बियॉन्ड भी जाती है। जैसा कि आपने देखा, एस वेव में काफ़ी बड़ा शैडो जोन होता है फ्रॉम एपिसेंटर। एपिसेंटर आप जानते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं जो फोकस के ऊपर होता है, जो लैंड पे पॉइंट होता है। मीनिंग जो होता है वो होता है शेकिंग ऑफ अर्थ। तो जो अर्थक्वेक होता है वो बेसिकली कितने टाइप का होता है। पहला होता है टेक्टोनिक अर्थक्वेक, जो हमारे टेक्टोनिक प्लेट से आता है, वो अर्थक्वेक होता है। दूसरा होता है वॉल्केनिक अर्थक्वेक। वॉल्केनिक इरप्शन के समय भी जो अर्थक्वेक, जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है उस समय भी अर्थक्वेक आता है, उस जगह की प्लेट्स हिलती हैं, तो उस समय भी जो अर्थक्वेक आता है उसको कहा गया, उसको सेकंड टाइप पे इंक्लूड किया गया। आगे बात करते हैं। आगे बताया गया है कि जो माइनिंग एक्टिविटी जहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है, यहाँ पे ये बताया गया है कि जब अर्थक्वेक जो होता है, जब माइनिंग एरिया किस तरीके से बताया गया, सपोज करिए इस एरिया में यहाँ से माइनिंग होना शुरू हुई, ये पूरी यहाँ तक हुई, तो ये जो ऊपर का एरिया है, इस तरीके से सपोज करिए यहाँ पे माइनिंग हुई, अंदर से होना शुरू हुई, ये जो ऊपर का एरिया है ये थोड़ा सा रूफ कमजोर हो गया, तो ये जो जो जिस तरीके से मिट्टी रखी हुई है ये जो कोलैप्स करेगी, तो ये जब अचानक से गिरेगा तो उससे जो ट्रिमर वाइब्रेशन क्रिएट होगा उसको कहा गया है, उस अर्थक्वेक को कहा गया है कोलैप्स अर्थक्वेक। यानी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा माइनिंग होती है वहाँ पे अचानक से, आप इसी तरीके समझ लीजिए, ये मिट्टी, ये जो ऊपर वाली मिट्टी है यहाँ पे, ये अचानक से गिर पड़े पत्थर से। और ये समझिए कितनी बड़ी, आप तो इस फिगर में छोटा सा देख रहे हो, बट आप ये इमेजिन करो कि काफ़ी बड़ा एरिया है, और काफ़ी बड़े एरिया में जब ये चीज़ें होगी ना तो काफ़ी बड़ा डिस्ट्रक्शन होगा। इसीलिए कहा गया इससे भी अर्थक्वेक क्रिएट होगा। और फोर्थ अर्थक्वेक के बारे में कहा गया जो न्यूक्लियर हम लोग टेस्ट वगैरह करते हैं, और भी कोई भी प्रकार का जो टेस्ट होता है
उसको खा के जो एक्सप्लोजन से होता है, कोई भी मिसाइल टेस्ट होती है वो जहाँ पे गिरती है तो एक प्रकार का वहाँ पे भी अर्थक्वेक यानी शेकनेस या वाइब्रेशन क्रिएट होता है, उसको कहा गया है। आइए आगे बात करी गई मेजरिंग ऑफ अर्थक्वेक के बारे में। अर्थक्वेक को मेजर कैसे करते हैं? जैसा कि बताया गया, जो अर्थक्वेक होता है वो रिचर्ड स्केल से मेजर होता है, जिसकी जो काउंटिंग होती है वो 0 से 10 तक होती है। और ये जो स्केल होती है ये मेजर करती है ऑन द बेस ऑफ मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी। इतनी तेजी से शेकनेस हुई अर्थ के अंदर, उससे ये मेजर करती है। इस मशीन को आप इस फिगर में देख सकते हैं, तो इसको इस प्रकार से देख सकते हैं। जो रिचर्ड स्केल होती है वो 1 से लेकर 10 तक होती है। तो जो शुरुआती अर्थक्वेक होते हैं 5 तक, आप ये मान के चलिए 5 तक जो अर्थक्वेक होते हैं वो मॉडरेट होते हैं, यानी इसके नीचे जो भी आएगा वो माइनर माइक्रो सब छोटे ही होंगे, इससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं होता, बट डिस्ट्रक्शन होता है। बट जो 5 के बाद जो इंक्रीमेंट होता है वो फिर काफ़ी ज़्यादा तेज होता है, उससे मेजर डिस्ट्रक्शन हो सकता है। तो इसीलिए कहा गया जो अर्थक्वेक है वो 1 से 10 तक ही है। और जो 5 के जितने भी 5 से बड़े हैं, जब स्केल में 5 से बड़ा आएगा नाप, तब वो काफ़ी बड़ा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करेगा। और इतना हमेशा याद रखिएगा, जो अर्थ के अंदर से एनर्जी है ना वो हमेशा से रिलीज होती है। एनर्जी का जो रिलीज है वो हमेशा से होता है। अब 0.1 या 1 हमेशा ही एक अर्थ जो होता है वो हमेशा से ही आता रहता है, एनर्जी रिलीज होती रहती है वो, बट हम लोग को पता नहीं चलता है। जब थोड़ा ज़्यादा होता है यानी कि माइक्रो लेवल के ऊपर 3 के ऊपर चला जाए या 2 या 3 के ऊपर आ जाता है, तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ कुछ अर्थक्वेक टाइप का कुछ आया, तभी आप उसे फील कर पाते हो। और जब 5 के ऊपर आएगा तब तो आपको अपनी जान बचा के ही भागना पड़ेगा। आइए बात करते हैं आगे। आइए बात करते हैं उस डिवाइस के बारे में जिससे अर्थक्वेक नापा जाता है। कैसे अर्थक्वेक को हम लोग नापते हैं? तो उस डिवाइस ये है, ये देखिए दोस्तों, ये है वो डिवाइस। ये जमीन में, लैंड में इस तरीके से ही फिट होता है। यहाँ पे पेन होती है, जब अर्थक्वेक आता है ऐसे ऐसे करके जब जमीन हिलती है तो ये जो होता है ये शेक करता है पूरा। और यहाँ से ये जो पेन होती है, यहाँ पे एक पेन लगी होती है, ये पेन में ड्राइंग बनती है, कुछ इस प्रकार से फ्रिक्वेंसी ड्राइंग बनती है। तब ये मेजर होता है कि कितनी किस फ्रिक्वेंसी पे या किस मैग्नीट्यूड पे जो है अर्थक्वेक आया। इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक के बारे में, अर्थक्वेक से क्या क्या इफेक्ट होते हैं? सबसे पहला एक कॉमन इफेक्ट है ग्राउंड शेकिंग और ग्राउंड सेटलमेंट होना। कई बार ग्राउंड जो होता है ऊपर नीचे हो जाता है उससे, अर्थक्वेक से। और ग्राउंड कई बार डिस्ट्रक्शन क्रिएट हो जाता है तो ज़मीन हिलती है। तो दो चीज़ें तो एक सबसे नॉर्मल जो हाँ सबको पता होता है, लैंड स्लाइड क्रिएट होती है। जब आप पहाड़ी या हिली एरियाज पे रहते हो वहाँ पे जो आप देखते होंगे, जो लोग रहते हैं वो बताइएगा, वहाँ पे अक्सर ही जब अगर अर्थक्वेक आता है तो पूरी पूरी लैंड जो होती है नीचे आ जाती है, या मिट्टी पड़ी होती है रास्तों में। तो वो जो लैंड स्लाइड होती है वो इसी के कारण होती है। सॉइल लिक्विफिकेशन, जो सॉइल होती है वो पतली हो जाती है इसके कारण। सॉइल एकदम, सॉइल की जो ओरिजिनलिटी है वो खत्म हो जाती है उसमें, और सॉइल पतली हो जाती है, क्योंकि जब डिस्ट्रक्शन होगा तो सॉइल पे कई प्रकार के इम्पैक्ट पड़ जाते हैं। दूसरा बात करते हैं एवलांचेस। एवलांचेस जो होता है वो माउंटेन्स एरिया में ज़्यादा आता है। आपने पहाड़ों में या हिमालयाज में वो वीडियोस जरूर देखी होगी जहाँ पे तूफान आता है बर्फ का, और वो पूरे के पूरे जितनी भी चीज़ें हैं, अगर कोई ड्राइविंग कर रहा है वहाँ पे, डाइविंग कर रहा है, स्काई डाइविंग कर रहा है, कोई भी वहाँ पे जो माउंटेन चढ़ने जाते हैं, जब तूफान आता है तो पूरा धुआं खूब तेजी से उठता है, उसको एवलांचेस कहते हैं। और फिर आता है ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट, की जो जमीन होती है वो डिस्प्लेस कर जाती है कई बार। और बात करते हैं फ्लड फ्रॉम डैम एंड फ्लड फ्रॉम डैम। जो डैम होते हैं ना वो एक एरिया में ऐसे बनते हैं कुछ इस प्रकार से, आप समझिए। और यहाँ पे उसकी जो लीफ बनाई जाती हैं किनारे किनारे, जिससे बॉर्डर क्रिएट किया जाए, और जहाँ पे पानी रिजर्व होता है, तो ये पानी रिजर्व हुआ। कई बार ये जो बॉर्डर होते हैं जिसको लीफ कहते हैं, ये कई बार अर्थक्वेक की वजह से किनारे की ओर फिसल जाते हैं, और जो पानी होता है वो काफ़ी बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है, और पूरा गाँव गाँव पूरा हर जगह पानी फैल जाता है। तो उस कारण वही बात कही गई, जब फ्लड आता है डैम या डैम में कहीं चिटका ना गई अर्थक्वेक के कारण, तो वो भी एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है। अब आता है फायर। फायर कैसे इम्पैक्ट करती है? तो कई बार आप ये देखिए कि कई फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ पे कोयले की फैक्ट्री हो गई, या आप अपने घर में ही काम कर रहे हैं, एज एन एग्जाम्पल किचन में काम कर रहे हैं, अर्थक्वेक आया, गैस जो गई वो पलट गई, उससे पूरे घर में आग लगने की जो संभावना होती है, या कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया, तो वो भी एक प्रकार का इफेक्ट ही है अर्थक्वेक का। स्ट्रक्चर कोलैप्स, बिल्डिंगें गिर जाती हैं पूरी एक पूरी, उसकी बात कही गई। और सुनामी आ जाती है पानी में। सुनामी तो ऐसे नहीं आती है, सुनामी बेसिकली सुनामी तब आती है जब अर्थक्वेक का जो पॉइंट होगा, फोकस पॉइंट होगा, जो एप जो शुरुआती जो इफेक्ट यहाँ पे बताए गए हैं, शुरुआत के जो 5 ही इफेक्ट हैं, वो जो कहते हैं लैंडफॉर्म में डिस्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं। बट जो 6 के बाद वाले जितने भी अर्थक्वेक हैं, यानी कि यहाँ पे आप समझिए 6 के बाद से शुरुआत के 6 तो ठीक है, बट जो 6 के बाद जो भी आए, जैसे ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसमें मानव जाति को खतरा हो जाता है, पूरी पूरी लाइफ चली जाती है। तो वो काफ़ी डेंजरस चीज़ें हैं, उस चीज़ को बताया गया है। आगे ये बताया गया है कि जो अर्थक्वेक होता है, जैसे सुनामी की बात की गई, तो सुनामी ये बताया गया है कि जो मैग्नीट्यूड है ओशन वेव में तभी आती है जब सुनामी, जब जो उसका जो अर्थक्वेक है वो जनरेट हो जाए बिलो ओशनिक वाटर। ये देखिए लिखा हुआ है द ट्रिमर इज बिलो ओशनिक वाटर, तब आपकी सुनामी आती है। यानी कि जो कोस्टल एरिया आते हैं जहाँ पे, जब जो फोकस पॉइंट होगा, जो एपी सेंटर होगा, मोस्टली जो एपी सेंटर होगा
वो पानी के अंदर होगा तब सुनामी आएगी कोस्टल एरिया। और चीज़ें बताई गई कि जो अर्थक्वेक है वो नेचुरली बहुत बड़ा खतरा है जिसके हाई मैग्नीट्यूड के कारण काफ़ी डैमेजेस होते हैं। ये हर जगह नहीं आता है ग्लोब में, कुछ एरियाज में आता है। सडनली मोस्टली जो पैसिफिक बेल्ट वाला एरिया है वहाँ पे आता है। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, इसको बताया भी है, हम लोग इसमें नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे।